गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसके फार्मूलेज को, पाई इक्वल टू सी आर डी, और बहुत कुछ डिस्कस किया था हम लोगों ने उसके बारे में। ठीक है ना, और एग्जाम्पल देकर भी हम लोग समझे थे। आज हम लोग कुछ नए टर्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ नए टर्म पढ़ेंगे जो उसी से रिलेटेड होंगे। तो इसमें एक पहला टर्म मैंने लास्ट में बताया था आपको, रिवर्स ऑस्मोसिस का। कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस तब होती है जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं। ओके ना, तो जब ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है। ठीक है ना, तो आज देखते हैं कुछ रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसकी और इसके एप्लीकेशन। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो रिवर्स, पहले इसको सेटअप बनाते हैं, जो सेटअप होने को बोला तब उसी को फिर से बनाना है। इस तरह से कुछ सेटअप है आपका। यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देते हैं। यहाँ से एक आप बॉल निकाल दीजिए जहाँ से आपको पिस्टन लगाना है। ठीक है, और ये आपका हो गया, ये आपकी हो गई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ से इसको हम कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, सॉरी, यहाँ से आप इसको निकाल देंगे इस तरह से। ये नहीं होगा, इसको इग्नोर करिएगा। इस तरह से हम ये बना लेते हैं एक सेटअप अपना। ठीक है, तो कुछ इस तरह से सेटअप होता है आपका। और इसमें क्या होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इस साइड में आप फ्रेश वाटर रखने वाले हैं, इस साइड में आपका फ्रेश वाटर होता है, और इस साइड में जो है आपका सी वाटर। ये आपको रिवर्स ऑस्मोसिस समझना है। ठीक है ना, ये आपका सी वाटर। ये इसका एप्लीकेशन है। और यहाँ पे आपको इस तरह से एक पिस्टन सेट कर देना है। आपको यहाँ पे पिस्टन सेट कर देना है। ओके, तो देखिए जनरली क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू आपका वाटर, फ्रेश वाटर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ मूव करना चाहिए। इस तरह से मूव करना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया, क्या हो गया, ये फिर रुक गया। जैसे आपने ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ से मूवमेंट जो हो रहा था पार्टिकल्स का वो रुक गया। ठीक है ना, बट अब क्या करेंगे, जब आप इस ऑस्मोटिक प्रेशर को और इंक्रीज करेंगे। ठीक है ना, प्रेशर, व्हेन प्रेशर अप्लाइड मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, तो जब इस ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते तो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड। जो ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन होती है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक है ना, ऑस्मोसिस डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस रिवर्स, ये यहाँ से इस तरह मूव करने लगती है। ये आपकी है एसपीएम। तो whenever you increase the pressure than the more than the osmotic pressure, the direction of osmosis reverse, ये यहाँ से यहाँ पे रिवर्स करने लगता है। ठीक है ना, अब इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा या अपोजिट। तो अगर ये अपने एज यूजुअल डायरेक्शन में हो रहा था, हम इसको कह रहे थे ऑस्मोसिस। ठीक है ना, लेकिन जब ये रिवर्स फॉर्म में होने लगा तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इट इज अ रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है ना, अब रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या है, एक्चुअली रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। इट इज यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन it is used for
डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, जैसे यहाँ पे मैंने जैसा कि सेटअप बनाया है सी वाटर, ठीक है। और जैसे हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो सी वाटर होता है बहुत ही सैलाइन होता है, बहुत ही खारा होता है, ठीक है ना। तो रिमूवल साल्ट फ्रॉम सी वाटर इज टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना। जब यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से जो फ्रेश वाटर होगा यहाँ के सॉलिड पार्टिकल्स यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ के सॉलिड पार्टिकल्स इसमें रहेंगे और यहाँ के जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रेश वाटर होगा यहाँ से थ्रू आकर के यहाँ पे ये इस तरह से बाहर रखेगा, ठीक है ना। ये क्या होगा आपका, ये फ्रेश वाटर होगा, ठीक है ना। और इस तरह के सिचुएशन के लिए एक हम स्पेशल टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं, SPM यूज्ड। इस तरह के प्रोसेस के लिए हम एक स्पेशल टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं जिसको सेलुलोज एसीटेट कहते हैं, ठीक है ना। ये होती है सेल्यूलोज एसीटेट की, ये सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि कौन सी यहाँ पे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिसैलिनेशन on the basis of reverse osmosis which semi permeable membrane will be more comfortable or more suitable। तो वो क्या होगी, वो सेलुलोज एसीटेट की बनी हुई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी, वो ज़्यादा सुटेबल यहाँ के लिए रहती है और हम इसी को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्या होता है, अ वेरी हाई प्रेशर हैव टू अप्लाइड फॉर रिवर्स ऑस्मोसिस। इट मीन्स क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब प्रेशर अप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा तो आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे फोर्स ज़्यादा पड़ेगी, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ये बहुत ही स्ट्रांग है, ये बहुत ही एक स्ट्रांग टाइप की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या करना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई करना पड़ रहा है, तभी तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है। अदरवाइज फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, पहले तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर के बाद भी आपको प्रेशर बढ़ाना है जिससे कि वो ऐसा रिवर्स ऑस्मोसिस में जा सके, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस इज क्विट हाई, ओके। एंड सेलुलोज एसीटेट इज परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू इम्प्योरिटीज एंड आयंस प्रेजेंट इन सी वाटर, ठीक है ना। तो क्या होता है, इट इज सेलुलोज एसीटेट जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट ओनली परमिट्स द water, it means a fresh part, not to ions, impurities or other particles, okay। So it is used for the desalination of water। RO आपने सुना होगा, कैंट RO, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, a lot of countries using this method to provide people fresh water, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये फ्रेश वाटर को, जो ड्रिंकिंग होता है, पोर्टेबल वाटर होता है, उसके लिए ये मेथड यूज़ करके वो अपना फ्रेश वाटर बनाती हैं और फिर पब्लिक में इसको सेल करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो हमारा टर्म पढ़ना है वो टर्म ये है कि what happen if two solution have same osmotic pressure। तो क्या उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कुछ प्रोसेसिंग होगी या नहीं होगी। तो इस बेसिस पे इट मीन्स कह सकते हैं आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसमें जो पहला हमारा सॉल्यूशन है, ये पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल लेके पढ़ेंगे। जैसे आपके पास ब्लड सेल है सपोज करिए, या फिर आप ब्लड सेल या प्लांट की सेल भी ले सकते हैं, ब्लड सेल है। तो इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है इक्वल टू द 0.9% वेट मास बाय वॉल्यूम, ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम
NaCl सॉल्यूशन। क्या होता है, ब्लड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो इक्वल होता है किसके, 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन के। ठीक है ना, क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर 0.9% मास बाई वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के इक्वल होता है। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इतने पर 0.9% हो रहा है तो इसको हम नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या होगा, अगर इस तरह से होता है, अगर आप यहाँ पे सपोज करिए आपने यहाँ पे किया हुआ रखा हुआ है ये 0.9% NaCl सॉल्यूशन है आपका, तो इसमें अगर आपने ब्लड सेल को रखा हुआ है, ये आपकी ब्लड सेल है, सपोज करिए ब्लड सेल होगी, तो क्या है, इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। ठीक है ना, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन के बेस पे ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो फिर क्या होगा, नो मूवमेंट ऑफ आप कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो भी होंगे इनके थ्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट, आप कह सकते हैं इसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ से इसमें और इसके बाद इसके आउटलेट में कोई चेंज नहीं होगा, कोई क्या कहते हैं उसको, मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है ना, तो मूवमेंट नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो आप कह सकते हैं कि सच सॉल्यूशन विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर आर कॉल्ड ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्या है, दो सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों की तरह सॉल्यूशन ही है दोनों के अंदर, और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इक्वल है। तो अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। सेकेंड देखते हैं, इफ कंसंट्रेशन ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज मोर देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम, क्या हो अगर हम इसको 0.9% से मोर कर दें, ज़्यादा कर दें। ठीक है, तो ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अगर आप ज़्यादा करेंगे इसको, तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन है, इसका कंसंट्रेशन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा ना, तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है ना, अगर हम इसको इसमें प्लेस करते हैं जहाँ पे इसका जो है मोर देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन है NaCl सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप सेल रखेंगे यहाँ पे, अब क्या होगा, इसके बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और यहाँ पे अंदर कंसंट्रेशन कम है, तो क्या करेगा, ये यहाँ पे बाहर की तरफ जाने लगेगा। ठीक है ना, इसकी मूवमेंट जो होगी ये बाहर की तरफ होगी। इट मीन्स वाटर विल फ्लो आउट, वाटर विल फ्लो आउट फ्रॉम ब्लड सेल, ब्लड सेल से वाटर क्या होगा, बाहर आने लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन आप कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ये जो है लेस देन द NaCl सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो आप ये कह सकते हैं, अभी कंसंट्रेशन कह सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, ये बाहर की तरफ मूव कर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे हाई हो गया, तो ये इस तरह से मूव करने लगेगा, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ substances from cell to outside is known as हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा था बाहर का और यहाँ कम था, इसलिए क्या किया, ये मूव करना शुरू किया। अब नेक्स्ट केस में, थर्ड केस जो होगा, इफ NaCl सॉल्यूशन इज
लेस देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा कंसंट्रेशन हम एक तरह से कम कर रहे हैं तो क्या होगा, इस तरह से होगा। अब आप इसमें रख रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ का जो बाहर का जो NaCl सॉल्यूशन है ये क्या करेगा, इसके अंदर मूव करेगा, इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, ब्लड सेल क्या होगी, ब्लड सेल आपकी स्वेल हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, ब्लड सेल आपकी श्रिंक हो जाती है, ठीक है ना। और इस तरह से प्लांट सेल के, अगर प्लांट सेल के केसेस में होता है या फिर ब्लड सेल केसेस में, इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। इस तरह की प्रोसेस को जो हो रही है इसको हम लोग प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। श्रिंकेज ऑफ द सेल और स्वेलिंग ऑफ द सेल, ठीक है ना। क्योंकि इसके अंदर का जो सेल के अंदर का जो कंटेंट मटेरियल होता है उसको हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं, और उस प्लाज्मा के मूवमेंट पे ही ये सारी चीजें हो रही हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या था, जिसमें ब्लड सेल के अंदर जो प्लाज्मा होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था यहाँ के ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल था, ठीक है ना, ठीक है, इसके इक्वल था। तो जैसे कि अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जिसका ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, इट मीन्स इनके कंसंट्रेशन भी क्या है, इक्वल है। इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो रही है प्लाज्मा से इस ब्लड सेल से बाहर या बाहर से अंदर, कोई मूवमेंट नहीं। ये NaCl सॉल्यूशन है आपका, ये NaCl सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर दोनों के कंसंट्रेशन इक्वल है तो दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट केस में क्या किया हमने, इसके जो NaCl सॉल्यूशन का जो हमने NaCl जो सॉल्यूशन था उसका मास 0.9% से मोर कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो अब इस केस में क्या होगा आपका, देखिए इस केस में आपका NaCl का जो कंसंट्रेशन था ये बढ़ गया, कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी इसका इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा कि हायर लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा ये प्लाज्मा के अंदर, जो वही इसका प्लाज्मा होगा, वाटर पार्ट होगा, वो क्या करेगा, मूव करके बाहर आने लगेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने इससे लेस कर दिया, और इस तरह के सोल्यूशन को हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक, हाइपर मीन्स ज़्यादा, कहते हैं ना हाइपर हो गए आप, हाइपर हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं मतलब तेज़ हो रहे हैं। तो हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा कंसनट्रेटेड, ठीक है। इस तरह से यहाँ मूव कर रहा है। दूसरा क्या, थर्ड केस क्या था, मैंने बताया कि हमने क्या किया, जो NaCl सॉल्यूशन 0.9 मास बाई वॉल्यूम था उसको हमने उससे कम कर दिया। तो जब आप आपने उसको उससे कम कर दिया तो कंसंट्रेशन कम कर दिया, तो कंसंट्रेशन कम कर दिया तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaCl क्या होगा, लेस हो जाएगा, किसके, आपके ब्लड सेल के। तो जब कम हो गया तो क्या हो गया, बाहर कंसंट्रेशन कम हो गया, अंदर का ज़्यादा हो गया। तो हम देखते हैं कि पार्टिकल्स जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट जो हो रहा है वो आपके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया और यहाँ पे बाहर कंसंट्रेशन कम है, तो अब क्या करेगा, ये अंदर जाने की कोशिश करेगा, ये अंदर जाएगा और फिर ब्लड सेल क्या होगी, स्वेल हो जाएगी, ठीक है ना। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना, हो रही है ना। यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस हो रही है, यहाँ पे एक्स ऑस्मोसिस, क्योंकि यहाँ पे सेल के बाहर जा रहा है कंटेंट और यहाँ पे कह रहा है सेल के अंदर आ रहा है बाहर से। तो ये एंड और एक्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, लेकिन ये सॉल्यूशन है आपका बाहर, उसको हम लोग कह लेंगे ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब भी आप कोई सेल रखेंगे, या प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो या ब्लड सेल हो, तो उसमें इस तरह से श्रिंकेज और स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा आपके सेल से तो क्या होगा, वो फिर श्रिंक कर जाएगी, क्योंकि फिर वो बाहर मूव करेगा। अगर
बाहर का कंसंट्रेशन कम होगा तो अंदर का जो कंटेंट होगा वो बाहर चला जाएगा और वो फिर वो श्रिंक कर जाएगा, ठीक है ना। जैसे जिस तरह से लीफ या फिर ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो सूखते हैं और सूख जाते हैं ऐसे नॉर्मली, और वाटर में डीप करके रखने पे क्या होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की प्रोसेस होती है, वहाँ पर भी हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टाइप के मैकेनिज्म्स होती हैं, ठीक है। तो ये था। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन हैं जिसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों ने पढ़ लिया। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर at 273 Kelvin of 5% solution of यूरिया। यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, ओके। और इसका मोलर मास आपको दे दिया है, मोलर मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 60। हम लोगों ने इसके पहले और क्वेश्चन में अलग से निकाला भी था। यहाँ पे R जो है आपका कंसंट्रेशन कांस्टेंट 0.0821 जो मैंने आपको बताया था लीटर ATM एटमॉस्फेरिक डिग्री पर मोल, ठीक है ना। ये होता है आपका, ये आपका गिवेन है। क्या क्या गिवेन है आपका, R गिवेन है और मोलर मास गिवेन है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, पाइज इक्वल टू N/V/RT, ये होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, तो 5% का मतलब क्या है कि 5 ग्राम यूरिया, ठीक है ना, यूरिया पर 100 ml या भी कह सकते हैं पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। आपका 5 ग्राम यूरिया डिजॉल्व है यहाँ पर, ठीक। तो आप नंबर ऑफ मोल्स आप यूरिया निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा आपका, मास अपन मोलर मास। तो मास कितना दिया हुआ, 5 ग्राम दिया हुआ है, और ये आपका मोलर मास कितना हो जाता है इसका 60, मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, 5 1 5, 5 1 5, 5 2 10, 1/12 आ गया ये, ठीक है। इसको एजिट रहने देते हैं। अब क्या करना है आपको, टेम्परेचर जो है आपका, टेम्परेचर आपका 273 केल्विन दिया है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक। R आपका गैस कांस्टेंट दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली फॉर्मूले में रख देना है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या करना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइज इक्वल टू आपका हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, कितना निकाला आपने 1/12, वॉल्यूम कितना है आपका, ठीक है, वॉल्यूम कितना है 100 ml है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लीटर में हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई R की वैल्यू कितनी हुई है 0.0821, मल्टीप्लाई बाई T का वैल्यू कितना है 273 केल्विन, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से यहाँ कट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ कट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.1 करीब हो जाएगा। तो आप फिर से इसको लेते हैं 1/12, अगर ऊपर ले जाएंगे इसको तो अभी 10/1 हो जाएगा,
इस तरह से 10 कर देंगे, ये हो जाएगा ना मल्टीप्लाई बाय 0.821 इंटू 273। ठीक है, तो आप कट करिए इसको 212। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्स 18.68 ATM के लगभग आएगा। ठीक है ना, तो ये प्रेशर है, प्रेशर पास्कल में भी होता है, ATM बार में भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी होता है। तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर है उस सॉल्यूशन का इतना आया है 18.68। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन, a solution containing 10 gram per liter, a solution containing 10 gram per liter of sucrose, SUCROSE, sucrose has an osmotic pressure, इसमें osmotic pressure दिया, osmotic pressure of 0.66 ATM। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दिया हुआ है 0.66 ATM एट 273 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट R, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R कर लीजिए, ऐसे कांस्टेंट करना है इसको। ठीक है, तो अब देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। कंसंट्रेशन आपका दिया हुआ है 10 ग्राम पर लीटर, तो इसको हम चेंज करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 10/342। 342 क्या होता है आपका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे तो 342 आपका सुक्रोज का मोलर मास होता है। तो ये आपका हो जाएगा इतना मोल्स पर लीटर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब पाई की वैल्यू आपका दिया हुआ है, पाई इज इक्वल टू 0.66 ATM दिया हुआ है, ये दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 273 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, सिंपली फार्मूले फिलअप कर देना है। फार्मूला आपका होता है पाई इज इक्वल टू CRT। ठीक है ना, पाई इज इक्वल टू CRT होता है आपका। ठीक है ना, अब देखिए क्या करना है आपको। अब R इज इक्वल करना है तो R इक्वल क्या हो जाएगा आपका, R इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई अपान CT। तो R इक्वल करेंगे तो पाई अपान आपका हो जाएगा CT। अब पाई की वैल्यू कितनी है आपकी 0.66, कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी दी है आपकी 10/342 और टेम्परेचर की वैल्यू 273 दिया हुआ है। ठीक है ना, तब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.827 लीटर। ठीक है ना, ATM कैली इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपका इतना आंसर आ जाएगा किसका, इस R का। R की वैल्यू आ गई है। ठीक है ना, आप कैलकुलेशन मैं इसलिए नहीं करता हूँ कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इसको आप कर सकते हैं खुद से, इसलिए कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करता मैं। कैलकुलेशन बहुत टाइम टेकिंग होता है ना, यहाँ पे डेसिमल वाले चीज़ें हैं, कैलकुलेशन टाइम तो लगेगा इसमें, इसलिए नहीं कहता ऐसा। नहीं तो आप यहाँ पे 3 से यहाँ पे कट कर सकते हैं इसको, 3 1 जा 3। ठीक है ना, 3 से आप इसको कट कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ये कट गया आपका। ठीक है, और भी कट कर सकते हैं। इसके बाद इसको यहाँ से कट कर दीजिए आप, तो ये रिड्यूस होके आ जाएगा। ठीक है ना, बस ये टाइम टेकिंग है, इसलिए हम इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, और आप याद रखिएगा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन क्या होता है, इट इज़ यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है ना,
reverse osmosis, which semi permeable membrane is used in desaline of water. तो सेलुलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, हम उसको यूज करते हैं डिसलाइनेशन ऑफ वाटर में। और ये तीनों चारों जो भी हमने बताया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पूछी जाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस का एप्लीकेशन पूछा जाता है, उसका सेटअप आप याद रखिएगा। उसको एक आया है, मेरे पास एक पेपर है, उसमें दिया हुआ है कि आप डायग्राम बना के आपको सेटअप दिया हुआ है, और उस डायग्राम सेटअप करके आपसे पूछेगा कि इसमें किस तरह की प्रोसेस हो रही है। ठीक है ना, जैसे इस तरह से डायग्राम आपको बना के दे देगा और पूछेगा कि विच टाइप ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज यूज्ड हियर, ओके, विच प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन विथ पिस्टन के साथ क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, पिस्टन के साथ क्या कर रहे हैं, मूवमेंट दिखाया, मूवमेंट किस तरफ से किस तरफ होगा, तो ये आपको सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 करके आपको क्वेश्चन दे देगा, एक डायग्राम दे देगा। ठीक है ना, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।